Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar presenting here with you to discuss our third unit of macroeconomics, determination of income and employment. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोग मनी एंड बैंकिंग यूनिट को फिनिश कर चुके हैं। उस यूनिट से मैं आज आपको कुछ MCQs सेंड करूंगा। आपको उन MCQs को सॉल्व करके उनके आंसर लिखकर मुझे फॉरवर्ड करने हैं ताकि मैं चेक कर सकूं आप कितना सेकेंड यूनिट में लर्न कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जूम क्लासेस में प्रीवियस जूम क्लासेस में ही बता दिया था कि अब हम इस यूनिट के बाद अपना थर्ड यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, साथ ही स्टूडेंट मैंने आपसे ये भी कहा था एक बार आप इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी 11th क्लास में आपको जो मैंने डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट बताए उनको एक बार रिवीजन करने को आपसे बोला था। मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप व्हाट इज़ डिमांड या डिमांड की डेफिनेशन को एक बार आप रिवाइज कर लेना। दूसरा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो माइक्रो वेरिएबल हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उन्हीं को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट फॉर्म्स में स्टडी करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको 11th क्लास का याद हो तो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये याद आ रहा है आपको? तो यहाँ देखिए वही चीज़ है, यहाँ जो डिमांड है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, ये चेंज होगा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी एग्रीगेट डिमांड में। बाकी जो कंपोनेंट्स डिमांड के थे वही सारे कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के होंगे। डिफरेंस बस इतना होगा, जो हमने माइक्रो में पढ़े थे ये माइक्रो इकोनॉमिक कंपोनेंट्स थे, यहाँ मैक्रो में पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपोनेंट्स होंगे। ओके, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस यूनिट को पढ़ने में। ठीक है, आई होप आपने उसे रिवाइज किया होगा। ठीक है, फिर भी मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाने की कोशिश की है इस वीडियो में, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं डिमांड तो मैंने आपको अभी बताया ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। डिस्कस हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड को किस तरह डिफाइन किया था। मैंने बताया था आपको एनी क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस फर्स्ट विच बिलिंग टू परचेज, बताया था कि बिलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम विद इनफ परचेजिंग पावर। हम यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखे क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, कंप्लीट डिफिनेशन नहीं लिखे हैं यहाँ पर। आप अंडरस्टूड रहिए उतना कि विद इनफ परचेजिंग पावर यहाँ पर इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जितने भी ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं हम इनको एक बार इनके मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, एनी क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस। आपको पता था माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब भी डिस्कस करते हैं यूनिट बेस करते हैं तो गुड्स यानी एक और सर्विस यानी एक गुड्स या एक सर्विस की बात करेंगे। ठीक है, ये माइक्रो, तो इसका मैक्रो क्या होगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा हुआ है। ये टर्म क्या है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक टर्म है और ये मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है, यानी किस एक गुड और एक सर्विस। मैक्रो में जाएंगे तो क्या होगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है माइक्रो डिमांड में, विच विलिंग टू परचेज, बिलिंग टू परचेज नॉट परचेज। बिलिंग टू यानी हम
इच्छा करते हैं, विलनेस देते हैं अपनी, समझ रहे हैं, एक्चुअल में खरीदते नहीं हैं, तो ये नॉट एक्चुअल है। इसी को मैक्रो में कहा जाता है स्टूडेंट प्लान्ड। ठीक है, नॉट एक्चुअल यानी बिलिंग को इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे, मैक्रो में प्लान्ड। ओके, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस माइक्रो है तो एक कमोडिटी का या एक सर्विस का होगा, लेकिन अगर ये मैक्रो में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो प्राइस का मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होगा, प्राइस लेवल, यानी प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम जनरल प्राइस यानी सामान्य कीमत या सिंपल लैंग्वेज में प्राइस लेवल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर टाइम यानी आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टाइम के लिए जो टर्म यूज होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर टर्म यूज होती है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर टाइम माइक्रो, फाइनेंशियल ईयर मैक्रो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो जितने भी डिमांड के माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, इन्हीं को अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंज कर दें तो डिमांड चेंज इनटू एग्रीगेट डिमांड। ओके, और माइक्रो वेरिएबल देखिए यहाँ लिखे हैं, इन्हीं के मैक्रो वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। ओके, ये माइक्रो है, ये इसका मैक्रो है, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। तो इन्हीं को आप डिमांड की डेफिनेशन में क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिप्लेस कर देंगे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से। तो देखिए यहाँ क्या, एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू। यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, किसी एक क्वांटिटी की, लेकिन आपको नेशनल इनकम पढ़ाते समय बताया था हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट, मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। देखिए तो वही लिख दिया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल सेक्टर्स। यहाँ किसी एक फर्म की बात की थी हमने, यहाँ पर एक फर्म की बात की थी, यहाँ पर ऑल सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, 4 सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो चारों सेक्टर्स में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा उनकी टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आर प्लान्ड टू परचेज, यहाँ क्या था, बिलिंग टू परचेज, यहाँ आ जाएगा आर प्लान्ड टू परचेज, जिसको लोग खरीदने का प्लान करते हैं एट अ गिवन प्राइस लेवल एंड और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये वही सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हमने इस लैंग्वेज में, इसी डेफिनेशन में जो डिमांड माइक्रो डिमांड की डेफिनेशन थी, इसी में हमने क्या किया, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया, और एक देखिए एक नया कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिल जाता है, और ये नया कॉन्सेप्ट ही क्या है स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड है। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड, aggregate demand refers to the total value of final goods and services which are planned to purchase at given price level during a फाइनेंशियल ईयर। यही जो चीज़ हमने यहाँ भी ऊपर डिस्कस की है, जो माइक्रो से मैक्रो में हमने चेंज किया है स्टूडेंट, उसी डेफिनेशन को हमने क्या किया है, नीचे एक लाइन में लिख दिया है, यानी उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है, और ये सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई डेफिनेशन ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है या एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्लान टू परचेज एट अ गिवन प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में के दौरान जितनी गुड्स और सर्विस
सर्विसेज की मांग हो सकती है, खरीदा जा सकता है, लोग खरीदने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। ओके, समझ गए? मान लीजिए 2020-21 में कोई पर्सन ये अनुमान लगा ले, ये एस्टीमेट लगा ले कि 2020-21 में लोग 1 लाख रुपए की वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, खरीदने की इच्छा करेंगे, तो ये 1 लाख रुपए क्या होगा स्टूडेंट? एग्रीगेट डिमांड होगा। ये क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये प्लान्ड वैल्यू होती है। समझ गए? यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है? प्लान्ड वैल्यू है जो एक्चुअल से ये जो प्लान्ड वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है स्टूडेंट? प्लान्ड वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू से कम यानी लेस और मोर हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। समझ गए? हाँ, ये एग्रीगेट डिमांड क्या है स्टूडेंट? प्लान्ड वैल्यू है, और ये प्लान्ड वैल्यू मे बी लेस देन एक्चुअल और मोर देन एक्चुअल। समझ गए? यस। अब देखिए स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर और इसके साथ ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ एग्रीगेट डिमांड के साथ। आप जानते हैं व्हेन वी डिमांड समथिंग, जब भी हम कुछ डिमांड करते हैं या डिमांड करने की विलिंगनेस देते हैं, इच्छा करते हैं, तो वी हैव टू नीड स्पेंड देयर इनकम ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। यानी जब भी हम किसी आइटम को, किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा करते हैं, डिमांड करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हमें अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट उस पर एक्सपेंड करना होता है, स्पेंड करना होता है। और इस स्पेंड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जब भी आप डिमांड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना ही होगा। जितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही बिल्कुल सेम आपकी डिमांड होगी। यानी डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आल्सो, डिमांड एक्सपेंडिचर के बराबर ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नोट करके, व्हेन वी डिमांड समथिंग वी हैव टू नीड स्पेंड देयर इनकम ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, सो वी कैन से एक्सपेंडिचर एंड डिमांड बोथ आर सेम। यानी हम ये कह सकते हैं, चाहे हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को, पर्टिकुलर अमाउंट को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दें, चाहे हम उस पर्टिकुलर अमाउंट को स्टूडेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दें, या फिर इसी को हम स्टूडेंट एग्रीगेट डिमांड बोल दें, दोनों ही वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। दोनों एक ही चीज़ होगी। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड दोनों अलग अलग नहीं हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन से एग्रीगेट डिमांड एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यानी जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों एक ही टर्म क्यों हैं? जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे वही तो आप डिमांड करेंगे। तो इस टर्म को चाहे आप एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए, चाहे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लीजिए, बोथ आर सेम। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड किन किन पर्टिकुलर से, किन किन हेड से मिलकर बनता है, या एग्रीगेट डिमांड किन किन आइटम्स का सम होता है। तो एज वी नो दैट ऑल
टाइप्स एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अभी मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। और इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने हैं स्टूडेंट, आपको बताया जा चुका है कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी इकोनॉमी में देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी and every sector have some expenditure। क्लियर है ना, यानी 4 सेक्टर है इकोनॉमी के और हर सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है और ये एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये एग्रीगेट डिमांड का ही स्टूडेंट एक पार्ट होगा। ये एग्रीगेट डिमांड जो यहाँ है ये एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। यानी अगर हम चारों सेक्टर्स के ऑल 4 सेक्टर्स, सभी चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को अगर हम सम कर लें तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही जो चारों सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट, यही चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर ही क्या कहलाता है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। ओके, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स क्रिएट्स एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो देखिए चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर क्या क्या हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफ यहाँ पर भी आपको ब्रीफिंग करता हूँ मैं। पहला सेक्टर हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड में जो भी हाउस होल्ड स्पेंड करेंगे या जो भी हाउस होल्ड व्यय करेंगे वो सब क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इनकम मेथड जब हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड जब हमने पढ़ा था तो वहाँ इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड। यानी हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड हैं वो कंज्यूमर गुड्स पर जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपेंडिचर स्टूडेंट क्या कहलाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये किस सेक्टर का होगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर का होगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, कैपिटल सी, वहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ भी फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर दूसरा सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम कभी कभी फर्म सेक्टर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए फर्म सेक्टर भी लिखा है, यहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है स्टूडेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल गुड्स पर, जो मशीनरी है, जो बिल्डिंग है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर इन्हीं कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करता है। तो और प्रोड्यूसर सेक्टर्स के द्वारा इन कैपिटल गुड्स पर जितना भी एक्सपेंडिचर स्टूडेंट किया जाएगा, ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। कई बार मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर में जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स और सर्विसेज पर किया जाता है स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ओके, थर्ड सेक्टर मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सेक्टर स्टूडेंट। और गवर्नमेंट सेक्टर में कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स पर, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स पर गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करेगी वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यहाँ लिखा भी है, इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ सेक्टर हमारा है फॉरेन सेक्टर। स्टूडेंट्स, फॉरेन सेक्टर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो अपनी गुड्स हैं, यानी किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, डोमेस्टिक जिस कंट्री के आप फॉरेन सेक्टर की बात कर रहे हैं, उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है और इनकी जो डिमांड अब्रॉड में यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ की जा रही है स्टूडेंट, उसकी नेट वैल्यू को क्या कहा जाता है, नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है स्टूडेंट। और ये नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए आप x माइनस एम का यूज करते हैं, जहाँ x मीन्स एक्सपोर्ट और m मीन्स इम्पोर्ट है। और यही दो टर्म, यही दो अल्फ़ाबेट हैं जिससे नेट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यही चारों कंपोनेंट्स हैं, जो चार सेक्टर के अलग अलग एक्सपेंडिचर हैं, यही चारों एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड किए जाते हैं। जिसमें पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तीसरा कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। चौथा कंपोनेंट एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का है नेट एक्सपोर्ट स्टूडेंट, जिसे हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। यही चार कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के। ओके, तो अगर हम लिखना चाहें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इस तरह से लिख सकते हैं। यही मैंने आपसे ऊपर कहा कि इट इज अ सम वैल्यू टोटल ऑफ ऑल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल सेक्टर्स एंड इकोनॉमी। तो देखिए प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर का सी एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर का आई एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर का जी एक्सपेंडिचर हो गया, फॉरेन सेक्टर का एक्स माइनस एम कंपोनेंट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो जब आप चारों को स्टूडेंट सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो आपको एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको स्टडी के ही समय बता दिया गया था कि जो हम स्टडी कर रहे हैं ये टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें दो सेक्टर आपको बताए गए थे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर तो हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर आपको बताया सी होगा और प्रोड्यूसर सेक्टर का एक्सपेंडिचर स्टूडेंट कैपिटल आई होगा। यानी दोनों को अगर हम केवल टू सेक्टर में इस कंपोनेंट्स की बात करें, टू सेक्टर में इकोनॉमी में इन कंपोनेंट की बात करें, तो एग्रीगेट डिमांड को केवल सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड भी लिखा जा सकता है। एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में एडी लिखा जाता है स्टूडेंट, शॉर्ट में एडी लिखा जाता है। तो हम एग्रीगेट डिमांड के इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस, यहाँ पर जी मिस हो गया स्टूडेंट, जी बढ़ा लीजिए, प्लस एक्स माइनस एम लिख लीजिए। ओके, और जो मैंने अभी आपको बताया कि बी Here we are concerned only two sector economy, so we write AD to as any, AD को ऐसे भी लिखा जा सकता है, AD is equal to C plus I, यानी एग्रीगेट डिमांड प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का सम होती है। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आप एग्रीगेट डिमांड्स की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को सीख गए होंगे। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से लर्न कीजिए, इस वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए, फिर एक बार फिर से इसे रीडिंग कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, मैं आपकी सभी कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप आराम से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एग्रीगेट डिमांड की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट्स को लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।